नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, कृषि कानूनों को स्थगित करने से सरकार ने किया इनकार। किसान आंदोलन को मिला यूपी की 10 खाप पंचायतों का समर्थन। ममता के दाएं हाथ शुभेंदु ने टीएमसी छोड़ी, बीजेपी में जाने की तैयारी। योगी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, डॉक्टर कफील को लेकर याचिका खारिज। विजय वर्गीय बोले, कमलनाथ सरकार गिराने में मोदी की अहम भूमिका। तो ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे निवेदन। एक तो ये, जो हम हमेशा करते हैं कि अच्छी पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि अच्छे साधन संसाधन भी हों, और वो तभी हो सकता है जब आप सबका सहयोग मिले। आर्थिक सहयोग के लिए हमने एक योजना बनाई है, सदस्यता योजना। आप उसमें हिस्सेदार बनकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा और आप उसमें से मन माफिक सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत हिंदी का ऐप आप तुरंत डाउनलोड कर लें। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक भी है, जिसको क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सतहिंदी.com को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए आप ये योगदान सहयोग अवश्य करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर लेते हैं। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस पर विचार करे कि क्या किसान कानूनों को स्थगित किया जा सकता है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, किसान केवल यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। वे 6 महीने के लिए तैयार होकर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी शहर को इस तरह जाम करने के हालात सिर्फ जंग के दौरान ही बनते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, माफ कीजिएगा, सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछले 21 दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। वहाँ बैठे लोगों के पास मास्क नहीं है, लोग झुंडों में बैठे हैं, ऐसे में कोरोना फैल सकता है। इसके बाद वे गांव में जाएंगे तो वहाँ भी वायरस फैलाएंगे और फिर पूरे देश में फैलाएंगे। उन्हें इस तरह बैठने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं सीजेआई बोबडे ने कहा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन आप सालों तक धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। सीजेआई बोबडे ने कहा कि सभी आंदोलनकारी किसान संगठनों को नोटिस भेजा जाएगा। सीजेआई ने कहा, हम भी भारतीय हैं, किसानों का दर्द जानते हैं और उनकी परेशानियों से सहानुभूति रखते हैं। बस आपको अपने आंदोलन का तरीका बदलना होगा। हम एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ऐसा लगता नहीं है कि कोई बात आगे बढ़ी है। हाँ, किसानों पर एक दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर होती हुई लग रही है कि उन्हें किस तरह से सीमा से खदेड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, उनके आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। ये जो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि कोरोना फैल जाएगा और ऐसा तो जंग के हालात में ही होता है, तो एक तरह की किसान एक तरह की जंग ही लड़ रहे हैं। ये उसे समझना चाहिए, क्योंकि इन 3 कानूनों ने उनके लिए जीने मरने के हालात बना दिए हैं। तो वो जंग लड़ने के इरादे से ही आए हैं और ये जंग कोई देश के खिलाफ नहीं, उस केंद्र सरकार के खिलाफ है जिसने ये कानून एक अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से बनाए हैं और जो 60%, 70% आबादी पर एक बिजली की तरह गिरने वाले हैं। तो एक तो ये बात है, ये समझने की बात है। दूसरी है, कोरोना की चिंता सरकार को तब नहीं होती है जब इलेक्शन करवाती है। महीनों तक कैंपेन चलती है और एक के बाद एक इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, तमाम जगह स्कूल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। तो उसकी चिंता केंद्र सरकार को नहीं है, लेकिन चूंकि किसान उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो कोरोना के बहाने उनको हटाने की एक
साजिश कहें या योजना कहें या रणनीति कहें, वो की जा रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उससे सवाल किया था, अगर वो उस पर सहमत हो जाती तो बातचीत का एक रास्ता खुल सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि इन कानूनों को स्थगित किया जा सकता है क्या, अगर स्थगित कर देती तो किसानों के साथ बातचीत शुरू हो सकती थी। स्थगित करने के नाम पर ठीक है, किसान बोल रहे हैं कि इन्हें हटाए जाए तभी हम बात करेंगे, लेकिन अगर स्थगित हो जाते तो शायद किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जा सकता था। लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिद्दी रवैया है उसका, हठीला है, और वो किसी और की सुनने को तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी, लेकिन ये किस दिशा में जाएगी अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट के जरिए, सरकार कोर्ट के जरिए एक दबाव बनाना चाहती है कि किसानों को हटाया जाए। उनको ये जो आंदोलन का तरीका बदलने की बात बोबडे साहब ने कही है, वो आंदोलन का बदला हुआ तरीका और क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार पहले जिस तरह के आंदोलन हो रहे थे उस पर तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब सरकार, अब आंदोलन भी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, अब इस मोड़ पर आया है, तो क्या तरीका हो सकता है जो सरकार पर दबाव बनाया जा सके, सरकार को उससे अपनी मांग मनवाई जा सके। तो ये तरीका और कोई नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को और माननीय प्रधान न्यायाधीश जस्टिस A.S.A. बोबडे को भी समझना चाहिए। उन्हें केंद्र की नीयत को परखना चाहिए, केंद्र सरकार किस तरह से खेल खेल रही है ये समझना चाहिए। और ये जो फर्जी याचिकाएं आई हैं कि दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह, ये दिक्कतें सरकार अपने प्रशासन के जरिए सुलझा सकती है, आने जाने का रास्ता बन सकता है। लेकिन सरकार झुकने के लिए, थोड़ा नरम पड़ने के लिए तैयार तो हो, और वो इसके लिए तैयार नहीं है। अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलन को अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की 10 खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत बालियान खाप के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से करीब 18 खाप और हैं जो उनके आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली सीमा पर आ सकती हैं। इन खाप चौधरियों की आपातकालीन बैठक में बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत व देशवाल खाप के चौधरी शरणवीर सिंह के साथ दर्जनों चौधरी मौजूद थे। इस मामले में भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत का कहना है कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार ये कानून बिल वापस नहीं लेती है, ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में किसानों की जान जाने का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। गुरुवार की सुबह भी ठंड लगने से 37 साल के एक किसान की मौत हो गई। किसान संगठनों का दावा है कि आंदोलन शुरू होने से अब तक 20 से अधिक किसानों की जानें जा चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बुधवार शाम को सिख धर्म गुरु संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह बाबा राम सिंह ने आत्महत्या किसी और कारण से नहीं, बल्कि किसानों के दर्द को समझते हुए और एक कहना चाहिए कि प्रतिरोध के रूप में उन्होंने आत्महत्या की है। तो इसे इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने कोई बेवजह या कोई छोटी मोटी बात पर आत्महत्या कर ली। वो किसानों के साथ जुड़े हुए थे, उनके आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, और जिस तरह से इस भीषण ठंड में लाखों किसान खुले में रह रहे हैं अपनी जान का जोखिम लेते हुए, कोरोना का जोखिम भी उनके सिर पर है, ये बहुत सारे लोगों के दिल को कंपा दे रहा है, दिल दहला रहा है। तो ये उनकी भी पीड़ा, उनकी भी चिंता थी। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत जो हैं उनका बहुत ज़बरदस्त असर है, पकड़ है, और उनका समर्थन किसान आंदोलनों को मिलना एक बड़ी बात है, उनकी ताकत में बड़ा इजाफा है। और इसके बाद और भी दूसरे जगहों की खाप पंचायतें भी उनसे जुड़ सकती हैं। हरियाणा में चूंकि वहाँ की राज्य सरकार लगातार दबाव बनाए हुए है, डरा धमका भी रही है वहाँ के किसानों को, विभिन्न वर्गों को, इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन ये तो साफ है कि वहाँ भी बेचैनी है और वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा इस आंदोलन से जुड़ चुका है, बहुत सारे नेता जुड़ चुके हैं, और जो सत्ता में दल हैं उन पर भी ज़बरदस्त दबाव है, और कभी भी खट्टर की सरकार खतरे में
पड़ सकती है, क्योंकि जो जेजेपी है, जनता जननायक पार्टी, उस पर ज़बरदस्त असर दबाव पड़ रहा है कि वो ऐसी सरकार से अलग हो जो इन कानूनों का समर्थन कर रही है। और दुष्यंत चौटाला कभी भी उन्हें ये मजबूर होना पड़ सकता है सरकार से अलग होने का। तो एक तरफ सरकार दबाव बना रही है किसान आंदोलन को खत्म करने का, तरह तरह के तिकड़मे आजमा रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर दूसरे तरह की अभियान छेड़ रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन की जड़ें गहरा रही हैं, उसका समर्थन भी बढ़ रहा है। तो ये दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं और आगे चलकर ये क्या शेप लेंगी ये देखना है। लेकिन किसान बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ डटे हुए हैं, संकल्प के साथ डटे हुए हैं, और अभी तक उनमें किसी तरह के मतभेद की खबर नहीं आ रही है, किसी तरह से पीछे हटने की खबरें नहीं आ रही हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु का बीजेपी में जाना लगभग तय हो गया है। कुछ दिनों पहले हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर के अध्यक्ष पद से और उसके अगले दिन परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु ने बुधवार को टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य की सियासत में इस बात की जोरदार चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल आने के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आगामी दौरे में अमित शाह पूर्वी मेदिनीपुर सहित 3 जिलों में रैलियां करेंगे। इन जिलों में पड़ने वाली लोकसभा सीटों से शुभेंदु के पिता और भाई सांसद हैं। शुभेंदु के बीजेपी में जाने की चर्चा इसलिए तेज हुई है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। जाहिर तौर पर यह अमित शाह की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। पूर्वी मेदिनीपुर सहित बंगाल के कई इलाकों में शुभेंदु अधिकारी का ठीक ठाक जनाधार माना जाता है। वो मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर के पार्टी इंचार्ज भी थे। तो शुभेंदु अधिकारी के काफी पिछले 2-3 महीने से लगातार असंतुष्ट रहने और पार्टी छोड़ने की चर्चाएं गर्म थी। बीजेपी उन पर डोरे डाल रही थी, बीजेपी उन्हें तोड़ने में लगी हुई थी। शुभेंदु ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे। उनका टूटना ममता बनर्जी के लिए एक भारी नुकसान है, क्योंकि उनका जो परिवार है एक इलाके में अच्छी खासी पैठ रखता है। लेकिन जितना उनके टूटने से नुकसान बताया जा रहा है वो उतना नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा कर भी बताया जा रहा है। एक प्रोपेगंडा के तहत ये भी कहा जा रहा है कि और भी नेता टूट सकते हैं, बल्कि टूट रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी अपने चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर दे रखी है और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दे रखी है। ये दोनों मिलकर जिस ढंग से चुनाव रणनीति बना रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है उनका महत्व कम हो गया है। इस वजह से वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से बीजेपी भी साम दाम दंड भेद के जरिए तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जहां पद से हो सकता है, जहां पैसे से हो सकता है, जहां डर दिखाकर एजेंसियों का, वो तोड़ने का काम कर रही है। और ये तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करके चुनाव में फायदा उठाने की उसकी एक रणनीति का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये बहुत बड़ा नुकसान शुभेंदु और इस तरह के लोग ममता बनर्जी को कर पाएंगे? इसको लेकर थोड़ा दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि तृणमूल कांग्रेस का मतलब है ममता बनर्जी, वो व्यक्तिवादी पार्टी है, एक व्यक्ति की अपील पर ही वो पार्टी चल रही है। अगर ममता बनर्जी की अपील अभी भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी पहले थी, तो इस तरह की टूट फूट का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा तो, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, ममता बनर्जी लोगों की निगाहों में कमज़ोर हो रही हैं, या बीजेपी उन्हें जो हिंदू विरोधी पेंट करके प्रस्तुत कर रहा है वो चीज़ उनके दिमाग में घुस रही है, तो ममता बनर्जी कमज़ोर होंगी और उनसे टूट कर जाने वाले या जो उनसे नाराज़ हैं नेता, उनको लग सकता है कि बीजेपी में जाने से उनकी राजनीति मजबूत हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर और साफ होगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी एक बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा कर रही कि बड़ी टूट तृणमूल कांग्रेस में होने जा रही है। पिछले चुनाव में
आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि 44 विधायक उनके संपर्क में हैं, वो कभी भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आ सकते हैं। तो प्रचार के तौर पर बड़े बड़े इस तरह के घोषणाएं की जाती हैं, दांव फेंके जाते हैं, लेकिन असलियत में क्या है अभी तक तो सामने नहीं आया है। कुछ एक टूट फूट शुरू हुई है, लेकिन यही समय है जब असली टूट फूट होनी है। तो अब इसे रोकने के लिए ममता बनर्जी कुछ कर पाती हैं, नहीं कर पाती, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई हैं और ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को जोरदार झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के मामले में उसकी याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एक मामले में किसी की गिरफ्तारी के आदेश का इस्तेमाल करके दूसरे मामले में उसकी रिहाई से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले की सुनवाई उसके आधार पर होगी, दूसरे मामले के आधार पर नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसे गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसने कहा था कि खान की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस डॉक्टर को जनवरी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में समान नागरिकता कानून के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर भड़काऊ बातें कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया था। पुलिस ने कहा था कि डॉक्टर खान की बातों से अलीगढ़ के लोगों में भय और असुरक्षा की भावनाएं बढ़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर खान को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा था कि उनके भाषणों से न तो नफरत और न ही हिंसा का माहौल बना था। खान पर पहले विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। उन्हें 10 फरवरी को रिहा किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर एनएसए लगा दिया था और फिर काफी लंबे समय तक जेल में ही रखा था। उनको जेल में प्रताड़ित किया गया था, मारा पीटा गया था, उनको खाना नहीं दिया गया था कई दिनों तक। ये डॉक्टर कफील ने छूटने के बाद बताया था। तो ये एक गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, गैर कानूनी ढंग से उन्हें हिरासत में रखा गया था। कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की गई थी। साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्रतिशोध की भावना से पीड़ित है, वो डॉक्टर कफील के पीछे पड़ी हुई है, ये साफ दिख रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठीक यहीं पर उंगली रखते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब योगी सरकार को मात खानी पड़ी है। उसे अकल आएगी इसमें बहुत संदेह है इस मात खाने के बाद भी, क्योंकि वो जिद्दी हठी सरकार है और वैमनस्य से खुद पीड़ित है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील ने कुछ ऐसी बातें कही हों, इसका कोई प्रमाण नहीं है जिससे हिंसा या वैमनस्य बढ़ता हो। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं, बल्कि उस सभा में जिसमें वो थे मौजूद, वहां पर जो और लोग थे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कोई भी एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा था जिसे आपत्तिजनक माना जा सकता हो। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनके प्रति दुराग्रह से पीड़ित है, उन्हें दंडित करने की भावना से काम कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करना चाहती है, इसलिए लगातार पीछे लगी हुई है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इस छोटे से मामले को उसने इतना बड़ा कर दिया और आज आखिरकार उसकी थू हो गई, उसकी छीछा लेदर हुई कोर्ट में जब उसकी याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया। और अब अगली खबर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन में कहा, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। विजयवर्गीय ने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं पहली बार इस मंच से बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। विजयवर्गीय की इस बात पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाईं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से आगे कहा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो को ट्वीट किया और कहा कि अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक ढंग से गिराते हैं। विजयवर्गीय के इस बड़े खुलासे के बाद ये पता चलता है कि वास्तव में बीजेपी विपक्ष शासित सरकारों को सत्ता में नहीं देखना चाहती और उनकी सरकारों को गिराने का काम कितने बड़े स्तर से होता है।
तो विजय वर्गीय ने चापलूसी में ये रहस्योद्घाटन किया होगा। वो सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो उनको शाबाशी मिलेगी, उन्हें पुरस्कार मिलेगा, उनके नंबर बढ़ जाएंगे उनके दरबार में। तो उन्होंने इस अंदाज में और इस उद्देश्य से ये बातें कही होंगी। शायद इसका एक मकसद ये भी रहा होगा कि जो दूसरे नेता कमलनाथ सरकार को गिराने की क्रेडिट लेते हैं, श्रेय लेते हैं, उनको उससे वंचित करना चाहते हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को जबरदस्त पट्टा लग रहा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अनैतिक कार्य में संलग्न हैं। एक नहीं बल्कि इस लगातार इस तरह के अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं। वो लोकतंत्र की परवाह नहीं करते, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परवाह नहीं करते, वो संविधान की परवाह नहीं करते और चुनी हुई सरकारों को किस तरह से गिराया जाए इन तिकड़ों में लगे रहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल उठता है और पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया तो किस तरह से किया। उन्होंने ज्योतिरादित्य को क्या वादे किए, क्या प्रलोभन दिए, क्या दबाव बनाया, कैसे धमकाया, और इसी तरह से 22 जो विधायक टूटे थे उनको किस तरह से धमकाया, पटाया, फुसलाया गया। ये अगर इसका खुलासा हो जाए तो शायद कुछ और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जनता के सामने। रही बात कमलनाथ सरकार में असंतोष की, वो इस बयान के बाद वो भी झुठला जाता है कि कमलनाथ सरकार में भयंकर असंतोष था जिसकी वजह से टूट हुई और वो पार्टी तोड़ के विधायक निकले और बीजेपी में शामिल हो गए और उनकी सरकार बना दी। तो ये बात भी अब गलत सिद्ध हो गई। कमलनाथ सरकार के खिलाफ असंतोष निश्चित रूप से रहा होगा, लेकिन वो इस पैमाने पर नहीं रहा होगा कि पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, इतने सारे विधायकों को से इस्तीफे दिलवाकर उसे अल्पमत में लाया जाए, गिराया जाए और फिर दूसरी सरकार बनाई जाए। तो बहुत स्पष्ट है कि एक रणनीति के तहत, एक तिकड़म के तहत और जोड़ तोड़ का पूरा खेल खेला गया। अब इसमें कौन कौन से प्रलोभन और भय के दंड इस्तेमाल किए गए ये तो कैलाश विजय वर्गीय जानते होंगे, और कभी ऐसे ही चापलूसी में अगर उनके मुंह से निकल जाए तो हमें सुनने को मिल सकता है। वैसे जून में भी शिवराज सिंह ने की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और उसमें भी उन्होंने ये जो कमलनाथ सरकार को गिराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकतांत्रिक हैं, कितने नैतिकवान हैं और कितने संविधान को मानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के। लेकिन जाते जाते फिर से आपको याद दिला दें उन 2 निवेदनों की जो मैंने शुरू में किया था कि हमारी सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए और satyhindi.com के जो ऐप है उसको तुरंत डाउनलोड कीजिए। अनुमति दीजिए अब। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।